हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू prepOn रीचिंग बियॉन्ड। आप तक अच्छी एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश। These days we are conducting a GS course for UPPSC AE exam which is also meant for CIEL exam and WISAC exam। और आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बेसिक लेवल की GS टू दी पॉइंट हम कवर कर रहे हैं। और हमने इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन पॉलिटी शुरू कर दिया है। इंडियन हिस्ट्री में हमने इंडस सिविलाइजेशन कवर कर लिया है, वैदिक एज में वैदिक लिटरेचर कवर कर लिया है और आपने उसको समझ लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे। पॉलिटी में भी आपको बेसिक टर्म्स समझाई हैं और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैसे हुई, फ्रेमिंग कैसे हुई, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कैसे उसके अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, फिर कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई अंडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने 6 महीने लिए। फिर कमेटीज़ के रिपोर्ट संविधान सभा के सामने आई, उन्होंने डिबेट अपॉन किया। फिर 26 नवंबर 1949 ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डे अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट का मतलब बताया आपको कि उस दिन पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था। 26 जनवरी का सिग्निफिकेंस बताया कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था दिसंबर 1929 में। वही तय हुआ था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो इसलिए सिग्निफिकेंस था। तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये हमने यहाँ तक किया और इसके बारे में सब हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो बनाया हुआ संविधान था, कैसे उसने इसको आगे बढ़ाया और कैसे इसमें काम हुआ। तो देखते हैं संविधान के बारे में कुछ और चीज़ें। सो कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इतना हमने समझ लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरनल स्ट्रक्चर समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 हिस्से होते हैं, पार्ट और शेड्यूल। अब समझते हैं पार्ट क्या होता है और शेड्यूल क्या होता है। पार्ट सभी इंपॉर्टेंट मुद्दों से डील करते हैं, मतलब जितने इंपॉर्टेंट गवर्नेंस के लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके लिए पार्ट ज़रूर होगा। और पार्ट में दिए गए कुछ मुद्दों पर जो एडिशनल नोट्स हैं वो कहलाते हैं शेड्यूल्स। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए पार्ट 5 में, फॉर एग्जाम्पल पार्ट 5 में ये बताया गया देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ राज्यसभा। और राज्यसभा में मेंबर्स होंगे। तो अब किस राज्य से कितने मेंबर्स होंगे ये शेड्यूल 4 में दिया गया है। तो शेड्यूल 4 में उस राज्य का नंबर दिया होगा और वो उसमें राज्यों से मेंबर आएंगे, ये पार्ट 5 में दिया है। ऐसे ही यहाँ पर जगह जगह आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि सबको ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, शपथ लेनी पड़ेगी। अब शपथ के फॉर्मेट शेड्यूल 3 में दिए हैं। यहाँ बता देंगे कि स्टेट लिस्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर काम करेगी, यूनियन लिस्ट पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। अब वो लिस्ट्स कहाँ हैं जिनमें सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं, ये शेड्यूल 7 में है। तो हर मुद्दे पर पार्ट तो होगा, हर मुद्दे पर शेड्यूल नहीं होगा। इस तरीके से संविधान में 2 हिस्से हो जाते हैं, पार्ट एंड शेड्यूल। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए पार्ट का जो यूनिट होता है डिवीज़न का, वो होता है आर्टिकल। जैसे पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 है, इससे डिवाइड हो रहे हैं। अब पार्ट 1 का एक सब्जेक्ट मैटर भी होगा। ऐसे ही पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11, इस तरीके से पार्ट बनते चले जाते हैं। अब छोटा मुद्दा है तो हो सकता है पार्ट में सीधे आर्टिकल्स हो और पार्ट ख़त्म हो जाए। लेकिन मान लीजिए पार्ट बड़ा है तो उसमें हो सकते हैं चैप्टर। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। पार्ट 5 बहुत बड़ा पार्ट है। अब इसमें चैप्टर्स हैं। अब चैप्टर 1 है यूनियन एग्जीक्यूटिव। चैप्टर 1 है यूनियन एग्जीक्यूटिव, मतलब अब पार्ट 5 जो है वो यूनियन से संबंधित है। यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव, फिर यहाँ पर आर्टिकल्स हो जाएंगे कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव। पार्ट
5th के 2nd चैप्टर में है यूनियन, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद, आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122। चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, समझाने के लिए आपको आर्टिकल 123 जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। पार्ट 5 सुप्रीम कोर्ट, यूनियन जुडिशरी, पार्ट 5 का चैप्टर 4 आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147। पार्ट 5 CAGI आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151। देखिए, तो इस तरीके से हो सकता है पार्ट में चैप्टर ना हो या पार्ट बड़ा है तो चैप्टर हो सकता है, मतलब उसमें सब पार्ट्स हो सकते हैं और उनमें आर्टिकल्स हो सकते हैं। इस तरीके से ये बढ़ जाते हैं। अब हो सकता है कि आर्टिकल भी बड़ा हो तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1, आर्टिकल 124 क्लॉज 2, आर्टिकल 124 क्लॉज 3, 124 क्लॉज 4। अब इतना आपको समझ लीजिए, याद करने की नीड नहीं है। तो आर्टिकल 124(1) में सुप्रीम कोर्ट हुआ करेगा, उसमें इतने जजेस होंगे। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में बताया गया अपॉइंटमेंट कैसे होगा। 3 में बता दिया गया उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी सुप्रीम कोर्ट जजेस की। 4 में बता देंगे कि उनका रिमूवल कैसे किया जाएगा, महाभियोग कैसे लाया जाएगा। तो इसका मतलब पार्ट में हो सकते हैं आर्टिकल्स, या फिर पार्ट बड़ा हो तो उसमें चैप्टर्स हो सकते हैं, चैप्टर्स में होंगे आर्टिकल्स, या आर्टिकल्स के सब क्लॉज भी हो सकते हैं 1 2 3 4, या फिर आर्टिकल बहुत बड़ा है तो क्लॉज के सब क्लॉज भी हो सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट, फ्रीडम टू स्पीच, जितने बेसिक फ्रीडम्स हैं उसमें 19(1) और 1 का फिर 1B, 1C, 1D लाइक दिस। इस तरीके से संविधान में हुआ करते हैं पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल, इसमें बटा हुआ है संविधान। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि पार्ट है, पार्ट में हो सकते हैं चैप्टर्स, चैप्टर्स में हो सकते हैं सब पार्ट्स, मतलब उसके सेक्शंस, उनमें आर्टिकल्स होते हैं। इस तरीके से पूरा संविधान बटा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कितने हैं, और उससे पहले एक चीज़ ये भी जान लेते हैं कि जब ये संविधान बना था तो इसमें हुआ करते थे 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स एंड 395 आर्टिकल्स। इतने आर्टिकल्स इसमें हुआ करते थे। आफ्टर 103 अमेंडमेंट्स, 103 बार ये संशोधन हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब इसमें होते हैं 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, अभी भी आर्टिकल्स 395 ही हैं, अभी कोई नया आर्टिकल नंबर जनरेट नहीं हुआ। अब देखिए, अब एक बात समझिए, कई बार अमेंड हुआ, नए नए आर्टिकल्स जोड़े गए, कुछ आर्टिकल्स निकाले गए। अब देखिए, अब हम कह रहे हैं कि जब शुरू हुआ था तब भी आर्टिकल 395 थे, आज भी आर्टिकल 395 हैं। तो देखिए, आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ, इसे राइट टू लाइफ कहते हैं, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में कहा कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज इक्वलेंट टू राइट टू लाइफ, है ना। अगर बच्चे को सही समय पर शिक्षा ना मिले तो आगे चलकर वो अपना राइट टू लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा देना तो एक बात, सही समय पर शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। अब इसको पार्लियामेंट ने एक नया आर्टिकल क्रिएट कर दिया, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। आगे बात समझ में, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इनको 2 आर्टिकल्स नहीं पढ़ता है। अगर वो 2 आर्टिकल पढ़ता तो यहाँ 396 हो जाते। कॉन्स्टिट्यूशन इनको एक ही मानता है। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे, मतलब अलग अलग काउंट करेंगे, तो ये 460 से 70 का भी हो सकते हैं, लेकिन संविधान इनको एक ही काउंट करता है। उस तरीके से काउंट करें तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। वैसे अभी भी कोई नया आर्टिकल जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि जो संविधान बन चुका है उसी की लिमिट्स में उसमें संशोधन किए जाते हैं। ये क्या है, ये अभी देखते हैं। तो जब संविधान बना था तब 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, और आज 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। कई सारे शेड्यूल पार्ट हटाए गए, ऐड किए गए, शेड्यूल 4 ऐड किए गए, तो 12 शेड्यूल्स हो जाते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स पहले भी 395 थे, आज भी 395
396 हैं, अलग अलग काउंट करेंगे तो 460-68 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर हमने इसका थोड़ा सा इसका जायज़ा लिया। अब देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चंस पार्ट से भी आ जाते हैं, तो कुछ आपको पार्ट्स बता दूं मैं। वैसे तो पढ़ते पढ़ते भी हो जाएगा, जब हम कैरी ऑन करेंगे तो भी पार्ट्स आ जाएंगे, बट आपकी समझ के लिए पार्ट 1 इंडिया एंड इट्स यूनियन, आर्टिकल 1 to 4। इंडिया एंड इट्स यूनियन आर्टिकल 1 to 4 ये पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसमें बता रखा है कि इंडिया और क्या इंडिया में स्टेट्स वगैरह होती हैं उसके बारे में शॉर्ट में बता रखा है। पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11 नागरिकता के बारे में यहाँ दे रखा है। पार्ट 2 में इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए सिटीजनशिप पे प्रॉब्लम चल रही है, तो आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 हो जाता है। पार्ट 3 एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35 बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 हो जाता है। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। अब ये जो पार्ट हैं ये बेसिकली कहलाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं। इनकी एप्लीकेशन बाकी पार्ट्स हो जाते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक तरीके से समझ लीजिए। पार्ट 3, पार्ट 4 DPSP, सिटीजनशिप, लाइक दिस, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और इनमें इस तरीके से आर्टिकल्स में बटे होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं ताकि आपको आगे तो आएगा ही बट याद रह जाए। ऐसे ही कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पार्ट 5 क्या है, यूनियन के बारे में है। पार्ट 6 क्या है, स्टेट्स के बारे में है। मतलब यहाँ पर यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन जुडिशरी एंड CAGI। मतलब पार्ट 5 में मैंने अभी बताया था चैप्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो यूनियन सेंटर से संबंधित है। यहाँ यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पर यूनियन लेजिस्लेचर दैट इज़ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस हैं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAGI, तो ये पार्ट 5 हो जाता है। ऐसे ही पार्ट 5 का रेप्लिका है पार्ट 6, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, यहाँ राष्ट्रपति है तो यहाँ गवर्नर हो जाएगा। यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है, यहाँ विधानसभा विधान परिषद हो जाएगी। ऐसी स्टेट के बारे में हाई कोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से पार्ट 6 हो जाता है। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। जैसे दादर नगर हवेली दमन दीव को जोड़ दिया गया तो कहाँ चेंज हुआ होगा, पार्ट 8 में चेंज हुआ होगा। तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। पार्ट 9 पंचायत के बारे में है। ये आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पार्ट 9 कैपिटल A म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में है। पार्ट 9 कैपिटल A म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में हो जाता है ना। ऐसे ही पार्ट
9th बी कोऑपरेटिव्स के बारे में हो जाता है, पार्ट 15th इलेक्शंस के बारे में हो जाता है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको, इलेक्शंस के बारे में हो जाता है, पार्ट 18th इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाते हैं पार्ट 18th में, पार्ट 20 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करना हो तो पार्ट 20 है, पार्ट 21 टेम्परेरी प्रोविजंस, जैसे कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर वाला, तो पार्ट 21 हो जाता है, एंड पार्ट 22 इसमें फिर संविधान का टाइटल एट्सेट्रा, उसका नाम वगैरह क्या है, आर्टिकल 393 वगैरह सब दिया हुआ है। इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं संविधान के, जो आपको याद कर लेने चाहिए। आगे पढ़ेंगे तो पार्ट के नंबर आते ही रहेंगे। तो दीज आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कुछ शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल 1 इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत और उसमें कितने राज्य हैं। पार्ट 1 में बताया जाएगा कि भारत है क्या, वो राज्यों का संघ है, लेकिन राज्य भारत और उसमें कितने राज्य हैं, कितना उनका एरिया है, ये सब कहाँ मिलेगा, शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में सैलरीज वगैरह लिखी रहती थी। शेड्यूल 3 में ओथ, शपथ, जो शपथ के फॉर्मेट हैं वो लिखे रहते हैं। शेड्यूल 4 में सीट्स इन राज्यसभा, किस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, कहाँ लिखा है, शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ये ट्राइबल एरियाज़ वगैरह के लिए स्पेशल प्रोविज़न्स हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं या जो ट्राइब्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न्स हैं, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 हो जाते हैं। ऐसे ही शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, ये हम मेन क्लासेस में देख लेंगे। शेड्यूल 8 इसमें लैंग्वेजेस हो जाती हैं, है ना। शेड्यूल 9 इसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में दिया हुआ है। शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में दिया हुआ है ना। शेड्यूल 11 पंचायत की लिस्ट है। शेड्यूल 12 म्युनिसिपैलिटी की लिस्ट है ना। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अभी हम इसको डिटेल में भी करेंगे आगे चलकर, इनकी पूरी डिटेलिंग लेंगे हम इसमें कि कैसे कैसे क्या होता है। तो ये शेड्यूल्स हुआ करते हैं। इस तरीके से पूरा संविधान में हर चीज़ पार्ट्स में कवर हो रही है या शेड्यूल्स में कवर हो रही है। तो ये होते हैं पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। अगर आप कुछ नोट ना कर पाए हो तो परेशान मत रहिएगा, आगे चल के तो इन्हें विस्तार से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विस्तार से पढ़ना ही पढ़ना है, जितना आपको ज़रूरी है। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बताया ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो ये पार्ट्स एंड शेड्यूल्स होते हैं। इतना हमने समझ लिया। अब देखते हैं certain important features of the constitution।
संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं, है ना। सेलिएंट फीचर्स, यहाँ से कुछ पॉलिटी की समझ बनेगी आपकी, कुछ कंसेप्ट्स आपको समझाता हूँ। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये माना जाता है कि सबसे बड़े संविधानों में से सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। इट इज़ द लेंथीएस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसी संविधान में यूनियन के बारे में भी बता रखा है। मतलब ये यूनियन का संविधान भी है और स्टेट्स का भी है। मतलब अमेरिकन संविधान तो काफ़ी छोटा माना जाता है, क्योंकि अमेरिका में राज्यों का संविधान अपना अलग होता है और अमेरिकन कंट्री का अलग होता है, लेकिन यहाँ राज्यों का संविधान भी और यूनियन का भी एक ही संविधान में। इसलिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के बारे में भी बात की गई है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं, रीजन्स के बारे में भी की गई है, स्पेशल जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, नागालैंड है, इनके बारे में भी बात की गई है। क्योंकि इसमें सभी चीज़ों की बात की गई है, इसलिए ये बन जाता है बहुत बड़ा संविधान। तो इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, इट इज़ अंडरस्टूड टू बी सो। इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे संविधान बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि हर चीज़ को लेते हुए चलता है, इसलिए ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों होता है बोरोड? संविधान सभा ने दिया है, उससे हमने बोरो किया है, इसलिए बोरोड होता है? नहीं होता। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है, उससे बोरो किया है, ये भी सही नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बोरो किया है, ये भी सही नहीं है। इसलिए बोरोड कह देते हैं क्योंकि इट इज़ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना। दुनिया में बहुत सारे संविधान ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में आ चुका था, जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस का मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, काफ़ी पहले से काम कर रहा था, हमने वहाँ से कुछ लिया। ऐसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, फिर वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, कुछ वहाँ से लिया, कुछ आयरलैंड से लिया, इंग्लैंड से लिया। क्योंकि दुनिया में चलते हुए संविधानों से कुछ कुछ लिया गया है और इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से उनको मॉडिफाई कर दिया गया, इसलिए इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। बिकॉज मैनी ऑफ इट्स प्रोविजंस हैव बीन टेकन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑलरेडी गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। हमारा संविधान तो बहुत देर में बना, तो हमको एक बेनिफिट था, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम्स तो सभी देशों के लगभग एक से होते हैं। तो जो हमको सूट कर रहा था, हमने उस चीज़ को समझा, अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने संविधान में जगह दे दी है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। होप यू अंडरस्टूड, इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे फिर भी आपसे पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा कहाँ से लिया गया है, तो आप बोलेंगे यूके से, इंग्लैंड से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंग्लैंड से भारत के लिए कानून आते थे जिससे भारत चलता था ब्रिटिश इंडिया में। और जो आखिरी कानून था उसे कहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन आए कि ज़्यादातर हिस्से संविधान के कहाँ से लिए गए हैं, तो आप बोलेंगे यूके से। वहाँ के संविधान को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 उन्हीं के सिस्टम का था। तो इट इज़ लाइक दिस। फिर भी अगर पूछा जाए कि अगर ये कहा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, तो आप बोलेंगे यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को ही हमने चेंज कर दिया है, तो बन गया है हमारा संविधान। मतलब संविधान बनाने में हमने इसी को रेफरेंस मानकर इसी को चेंज करते चले गए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से ले लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने आयरलैंड से ले लिया। ऐसे ही हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से ले ली, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ले ली, क्वाशी फेडरल सिस्टम कनाडा वाला हम फॉलो कर लेते हैं। लाइक दिस ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में यहाँ से आ गई हैं, तो कह सकते हैं बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये भी कहा जाता है इट इज़ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड भी है। ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। क्यों है फ्लेक्सिबल? इसलिए है बिकॉज इट इज़ अमेंडेबल, क्योंकि ये संशोधन के योग्य बनाया गया है। तो कैसा है? फ्लेक्सिबल है।
आर्टिकल 368 अभी बताया था आपको, पार्ट 20th में अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट जब चाहे, जितनी बार चाहे, आर्टिकल 368 की कंडीशंस को फुलफिल करे और कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे चेंजेस ला सकता है। तो क्योंकि ये अमेंडेबल बनाया गया है, संशोधन के योग्य बनाया गया है, तो ये कैसा है, फ्लेक्सिबल है ना, लेकिन थोड़ा बहुत रिजिड भी है। रिजिड इसको बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको रिजिड बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या मतलब है इसका रिजिड का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी हम कह देंगे कि ये संविधान का मूलभूत ढांचा है, जो भी एरिया, जो भी प्रोविजंस हम कह देंगे कि ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नॉट अमेंडेबल even under आर्टिकल 368। संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती केस में, आगे समझेंगे इसे, केस में कि बेसिक संविधान का एक मूलभूत ढांचा है, मतलब फाउंडेशन है। अगर इस फाउंडेशन को हिला देंगे तो पूरा स्ट्रक्चर क्रम्बल कर जाएगा, टूट जाएगा। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आर्टिकल 368 से भी चेंज नहीं हो सकता। तो जहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोविजंस हैं वो उस नाते तो ये रिजिड है, अदरवाइज ये फ्लेक्सिबल है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। क्या संविधान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए? दोनों ही नहीं होना चाहिए। अगर बहुत रिजिड होगा तो चेंज होने योग्य नहीं होगा, और संविधान चेंज होना ही चाहिए, क्योंकि संविधान देश की प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है, उसका ये सॉल्यूशन है, रेडीमेड सॉल्यूशन है। और प्रॉब्लम्स का नेचर चेंज होता रहता है। जो प्रॉब्लम्स आज से 50 साल पहले नहीं थी वो आज उभर के आ रही हैं। राइट टू इक्वलिटी की बात हो रही है कि साबरीमाला टेम्पल में सबको जाने दिया जाए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उभर के आएंगी जो हमको नहीं पता। तो संविधान इतना थोड़ा तो डेलीगेट ऐसा बनाया जाए कि इसमें नए विचारधारा को समाहित किया जा सके, उस नाते फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वरना तो एक पर्टिकुलर पीरियड को ये वैलिड होगा, उसके बाद ये वैलिड होना बंद हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, लेकिन इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए कि इसे बार बार पार्लियामेंट चेंज करता रहे। इसलिए आर्टिकल 368 में कहते हैं कि ये स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा, मतलब 2/3 लोकसभा 2/3 राज्यसभा की मेजॉरिटी नहीं होगी तो संविधान संशोधन नहीं होगा। इसलिए फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कुछ चीज़ें कभी चेंज नहीं हो सकती, इवन 368 से भी चेंज नहीं हो सकती। तो इट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो ये फ्लेक्सिबल भी कहलाता है और रिजिड भी कहलाता है। कहने का मतलब मैनी ऑफ द प्रोविजंस, है ना, मैनी ऑफ द प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। बहुत से प्रोविजंस तो कई बार चेंज हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोविजंस कभी भी चेंज नहीं हो सकते। सम ऑफ द प्रोविजंस कैन नेवर बी चेंज्ड एंड मैनी ऑफ द प्रोविजंस कैन ऑलवेज बी चेंज्ड। इसलिए फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। अगर थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान फ्लेक्सिबल ज़्यादा है या रिजिड ज़्यादा है, तो आप आंसर देंगे फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, क्योंकि ये 103 बार चेंज हो चुका है। आज तक इसमें 103 बार चेंजेस आ चुके हैं, 103 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। कहने का मतलब हमारा संविधान उभरती हुई समस्याओं के लिए एड्रेस करता है, उनके लिए जागरूक है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन की उभरती हुई प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की क्षमता रखता है। इसलिए इसे फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों कहते हैं। फिर भी पूछा जाए तो आप बोल देंगे यस इट इज़ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड, बट इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल। वाई? बिकॉज इट हैज़ बीन अमेंडेड 103 टाइम्स सो फार। आज तक एक आर्टिकल 368 के थ्रू हम 103 बार संविधान को अमेंड कर चुके हैं। तो ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडनेस का, क्यों होना चाहिए रिजिड, क्यों होना चाहिए फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब आगे देखते हैं और इसकी हाइलाइट्स क्या हैं, सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। ये कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हम कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब समझ लीजिए, रिटन का मतलब क्या होता है। रिटन का मतलब होता है
कि एनी चेंज इन इट हैज़ टू बी एज पर इट्स ऑलरेडी mentioned provisions। देखिए रिटन का मतलब, एक क्लासिफिकेशन के अनुसार संविधान दो तरीके के होते हैं, रिटन एंड अनरिटन। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो हम समझते ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंज होगा, मैंने बताया आर्टिकल 368 में चेंज हो सकता है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मेरे अंदर जो भी चेंज लाना है वो मेरी हदों में ही लाना पड़ेगा। जो प्रोविजंस मैंने पहले बता दिए हैं उनकी समझ के अनुसार, उनके इंटरप्रिटेशन के अनुसार ही चेंज करना होगा। मैंने अपनी लिमिट्स तय कर दी हैं कि मुझे मेरी लिमिट्स के बाहर चेंज नहीं कर सकते। तो एक मीनिंग तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये होता है कि संविधान खुद बता देता है कि मुझे कहाँ तक चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा तो होगी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जिस जिस देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर संविधान सर्वोपरि होता है। सबसे ऊपर कौन होता है? संविधान होता है। उस संविधान के अंतर्गत काम करने वाले ऑर्गन्स, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, यूपीएससी हो, इलेक्शन कमीशन हो, वो सब सारी पावर्स कहाँ से लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का अगला मीनिंग होता है कि उस देश में संविधान सर्वोपरि होता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं होता। तो इंडिया ने लिया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे इंडिया इंग्लैंड को फॉलो करता है और इंग्लैंड में है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनरिटन क्या होता है ये आप समझ लीजिए। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वहाँ के लॉज वगैरह होते हैं, जो वहाँ पर पार्लियामेंट लॉ बनाती रहती है, वही बनता चलता है संविधान। वहाँ ऐसा नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट बाकायदा लिख के बनाया गया है, संविधान सभा ने बनाया, एक तारीख से उसे लागू किया था। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो इवॉल्व होता रहता है। वहाँ की पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती रहेगी वही बन जाता है वहाँ का संविधान। समझ में आया? इसका मतलब वहाँ के संविधान को डिफाइन कौन करेगा? वहाँ के संविधान को डिफाइन करेगी वहाँ की पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर है और जो पार्लियामेंट लॉ बना देगा वही बन जाएगा संविधान। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसका मतलब जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर कौन सुप्रीम होगा? वहाँ पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है। वहाँ पर कौन सुप्रीम है? पार्लियामेंट सुप्रीम है। और जहाँ रिटन है वहाँ कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो वैसे हम इंग्लैंड को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, हमने अनरिटन नहीं लिया है। इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लैंड की पार्लियामेंट जो कह दे वही बन जाएगा वहाँ का संविधान। हमारे यहाँ पार्लियामेंट वही कह सकती है जो ऑलरेडी कहा जा चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए हमारी पार्लियामेंट संविधान को अमेंड तो करेगी 368 आर्टिकल में, लेकिन संविधान के अनुसार करेगी। पार्लियामेंट संविधान के ऊपर जाकर अमेंड नहीं कर सकती। यहाँ पर जो वो कह देगी वही बन जाएगा वहाँ का संविधान। तो इंडिया ने अडॉप्ट किया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे इंग्लैंड को फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें हमने इंग्लैंड को फॉलो नहीं किया। तो इस तरीके से दो तरीके के हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। नाउ Indian Constitution guarantees फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स गारंटी करती है विद रेमेडीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज वेरियस फंडामेंटल राइट्स विद रेमेडीज। जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो और विस्तार से समझेंगे। अभी हमको कुछ अधिकार मिलते हैं गारंटी के तौर पर, जिनको हम कहते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमको दे तो दिए, लेकिन क्या अगर फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो जाएं, इन्फ्रिंज हो जाएं, उनका उल्लंघन हो जाए, हनन हो जाए? अगर उनका हनन हो जाए तो हमको संविधान रेमेडी भी देता है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट
जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट देना तो एक बात, फंडामेंटल राइट की सुरक्षा भी हमको संविधान में दी गई है। इसलिए इट गारंटीज अस हु पीपल को क्या, फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएं तो विद रेमेडीज इन केस ऑफ देयर वायलेशन, अगर उनका वायलेशन होगा तो उनकी रेमेडी भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आर्टिकल 32 में वी स्ट्रेट अवे कैन मूव टू वेयर, सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट में जाके हम रिट लगा सकते हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आजकल बात चल रही है, तो रिट लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में कई सारी संस्थाओं ने या लोगों ने कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, हमको बात करने का मौका नहीं दिया जाता है, बिकॉज आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इज आवर फंडामेंटल राइट। तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो हमको संविधान फंडामेंटल राइट्स भी गारंटी करता है, रेमेडी भी गारंटी करता है अगर उनका वायलेशन हो जाए आर्टिकल 32 में। इट एस्टेब्लिशेज independent judiciary with power of judicial review। समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी बनाई है, और जुडिशरी कैसी है, इंडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स किसके अंडर में काम करते हैं, कोर्ट के अंडर में काम करते हैं, सरकारों के अंडर में काम नहीं करते, फ्री है, विदाउट एनी फियर और फेवर जुडिशरी काम करती है, ऐसा संविधान ने बनाया है। और जुडिशरी के पास, जुडिशरी की पावर्स कहाँ से निकलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, बिकॉज वी फॉलो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जुडिशरी सरकारों के अंडर में काम नहीं करती, पार्लियामेंट के अंडर में काम नहीं करती, वो तो इंडिपेंडेंट है। उसके पास एक जुडिशियल रिव्यू की पावर है। मतलब 3 ऑर्गन्स होते हैं, मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम ना करे तो जुडिशरी उनके एक्शंस को रिव्यू कर लेगी कोर्ट में, तो जुडिशियल रिव्यू हो जाता है। अगर आपने कोई गलत एक्शन किया है, गलत लॉ पास किया है, सरकार ने किसी को बेवजह बंद कर दिया है, या सरकार ने कुछ गलत एक्शन लिया है, गलत कानून बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत जुडिशियल रिव्यू कर देगा, कहेगा आपका ये कानून गलत है, इस कानून को आप चेंज कीजिए क्योंकि ये कानून संविधान के अनुसार नहीं है। एंड वी फॉलो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि संविधान कहता है कि मुझको मेरी हदों में ही चेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है जुडिशियल रिव्यू की, तो उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। सरकार के किसी भी एक्शन को जो लगता है कि संविधान के अनुसार नहीं है, उसे वो जुडिशियल रिव्यू कर देती है। जैसे राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, हमारी समझ में आता है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन के हालात नहीं हैं, आपका फैसला, एग्जीक्यूटिव एक्शन हम गलत करार करते हैं कि ये संविधान के अनुसार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कर देगा जुडिशियल रिव्यू। उसके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है जुडिशियल रिव्यू की। तो सुप्रीम कोर्ट और या कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे ही द कॉन्स्टिट्यूशन एकल नागरिकता की बात करता है। वैसे तो हमारे यहाँ राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं, नागरिकता सिर्फ देश की होती है, राज्यों की नहीं होती। हम राज्यों में रहते तो हैं, राज्य के लिए भी हमारी फेथफुलनेस है, लॉयल्टी है, लेकिन देश की लॉयल्टी के आगे राज्य की लॉयल्टी काम नहीं करती। नागरिकता सिंगल है। अमेरिका में राज्यों की नागरिकता अलग है और देश की अलग है, वहाँ डुअल सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ सिंगल है, भारत के ही नागरिक होते हैं, राज्य में रेजिडेंट होते हैं, रहने वाले होते हैं, नागरिक नहीं होते। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस सिंगल सिटीजनशिप। आगे बात करेंगे इसके बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विस्तार से बाद में करेंगे। संविधान कुछ नीति निर्देश देता है पॉलिसी मेकर्स को। ये हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इनको यदि फॉलो किया जाए तो लोगों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट
हो जाएगा। उनको शिक्षा दी जाए, हेल्थ दी जाए, एजुकेशन दी जाए, सुरक्षा दी जाए, वातावरण अच्छा रखा जाए, एनिमल्स का ध्यान रखा जाए, एग्रीकल्चर का ध्यान रखा जाए, बच्चों का ध्यान रखा जाए, बुजुर्गों का ध्यान रखा जाए, सबको इक्वलिटी मिले, इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सोशल, सबको इक्वल जस्टिस मिले, ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 जिसे कहते हैं DPSP। तो ये भी देता है। इट एस्टेब्लिशेस क्वाशी फेडरल सिस्टम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ क्वाशी फेडरल सिस्टम। ये एस्टेब्लिश करता है एक क्वाशी फेडरल सिस्टम। संघीय प्रणाली तो हमारे यहाँ फॉलो होती है, मतलब भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन फेडरल सिस्टम कंप्लीटली फॉलो नहीं होता, वो क्वाशी है, मतलब हाफ फेडरल है। कहने का मतलब संघीय प्रणाली को हम फॉलो तो करते हैं लेकिन पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते। संघों के, राज्यों के अधिकार अपनी जगह है, लेकिन संघ अपने पास कुछ स्पेशल पावर्स रखता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश अ क्वाशी फेडरल सिस्टम। अब ये क्वाशी फेडरल सिस्टम क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे। क्वाशी फेडरल सिस्टम क्या होता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ क्वाशी फेडरल सिस्टम। क्वाशी फेडरल सिस्टम में बेसिक कंसेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन और भारत के राज्यों के बीच में पावर्स का बंटवारा है, जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बताया था। तो वैसे तो राज्यों के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सेंटर राज्यों की पावर ले लेता है। जब राज्य सेंटर के अधीन हो और ऐसी संविधान में परमिशन हो तो उसे कह देते हैं क्वाशी फेडरल सिस्टम। मतलब शॉर्ट में समझ लें, विस्तार से बाद में समझेंगे। क्वाशी फेडरल सिस्टम में सेंटर इज़ मोर पावरफुल देन स्टेट। सेंटर जब चाहे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में राज्यों की पावर अपने हाथ में ले सकता है। ऐसा कैसे कैसे होगा ये हम आगे चल के देख लेंगे। तो ये हमने कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स डिस्कस किए। ये होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो कंसेप्ट भी हैं। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है और क्या क्या उसके सेलिएंट फीचर्स हुआ करते हैं। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कहते हैं, बोरोड क्यों कह देते हैं, लेंथीएस्ट क्यों है, फ्लेक्सिबल और रिजिड का कंसेप्ट क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है, फेडरल और विस्तार से करेंगे, DPSP का उद्देश्य क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उद्देश्य क्या है। तो दिस इज़ व्हाट आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं समझता हूँ आपकी ये बातें समझ में आई होंगी। इनको आप नोट्स बना ही लिए होंगे, आपने देख देख के बनाइएगा और इनको आप समझिए। और अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ क्वाशी फेडरल सिस्टम, वो क्या होता है, और प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको समझेंगे। तो थैंक्स ए लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। प्रेपॉन के वीडियोस आपको समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, और नहीं अच्छे लग रहे हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि क्या क्या कमियां हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में कुछ लाइट की समस्या थी, मार्कर की समस्या थी, मैंने उसे सॉल्व करने की कोशिश की है कि थोड़ा सा उसमें अंधेरा सा दिख रहा था। आई हैव ट्राइड टू इम्प्रूव इट। फिर भी हो तो आप बताइए, और हर तरीके से हर डायमेंशन पर, एकेडमिक डायमेंशन या नॉन एकेडमिक पर, हम इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, खूब मेहनत करिए। यू आर बाउंड टू बिकम सक्सेसफुल। ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेवर थिंक ऑफ एनी फेल्योर। यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, आई एश्योर यू। आप मेहनत कीजिए और पॉजिटिव रहिए। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव डायमेंशंस देते रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमें बिल्कुल नेगेटिव सोचिए ही नहीं। यू विल बिकम डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।